बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं इससे पहले आपको खुशामदीद कहूँ अपने प्रोग्राम में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब IMF ने पाकिस्तानियों को वाज़े पैगाम दे दिया है, कह दिया है अब भाइयों वेक अप पाकिस्तान, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है। और IMF ने भी पाकिस्तान को यही पैगाम दिया है कि उठो उठो उठो, कब तक ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहोगे, कब तक सोते रहोगे, कब तक वादे कर कर उन्हें पूरा नहीं करोगे। कहते हैं ना, वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो लग यही रहा है कि IMF को भी जितने वादे किए गए कोई वफा नहीं हुआ। जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने हमें लिख के दी कि ये अद्वियात आपके लिए जरूरी हैं आपकी मईशत को जिंदा रहने के लिए, हमने उन अद्वियात को इग्नोर कर दिया। हमने कहा दवाइयाँ खाने की जरूरत ही नहीं है, दवाइयाँ डॉक्टर ने ऐसे लिख कर दे दी, इन्हें खाएंगे तो क्या फायदा होगा। तो इस वक्त मुल्क की मईशत ICU में है, वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें ले रही है। हम जानते हैं मुल्क की मुआशी हालात कितने खराब हो चुके हैं, क्योंकि हम इन्फ्लेशन महंगाई की बात तो करते थे, अब हाइपर इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं। और सूरत हाल भी कुछ ऐसे ही हो रही है कि चावल का रेट हर घंटे आ रहा है, आटे का रेट हर घंटे आ रहा है, चीनी, दाल, हर अशिया खुरोनो जो इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, उसका रेट घंटे घंटे पे बदल रहा है। और इससे वाजे हो गया है कि हम हाइपर इन्फ्लेशन में दाखिल तो हो चुके हैं। अब यह हाइपर इन्फ्लेशन का जो झटका आएगा और देखते ही देखते हमारी तमाम ज़रूरत की चीज़ें हज़ार 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 रुपए किलो हो जाएंगी। फिर गुजारा कैसे होगा? फिर कम से कम उजरत कमाने वाला जो 30-35 हज़ार रुपए करीब कमाता है, उसका कैसे गुजारा होगा? यकीनन फिर हालात खराब होंगे। IMF के साथ हम 1980 से एंगेजमेंट्स कर रहे हैं और 1980 से लेकर अब तक हमने को 22 एंगेजमेंट्स उनके साथ कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन हम इस कर्ज के दलदल से नहीं निकल पा रहे। कर्ज मर्ज है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस मर्ज का इलाज करने के लिए हुक्मरां, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स कुछ भी नहीं कर रहे, खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हद तो यह है कि अवाम के ऊपर वजन डाला जा रहा है मुश्किलात का, बोझ का, टैक्सेस का, कि अब तो मुल्क खत्म हो चुका, ICU में चली गई हमारी मईशत। तो ऐसे में हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो अपने अखराजात भी कम करें, अपनी महंगी महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करना बंद करें, छोटी गाड़ियों पे आ जाएं। और ये प्रमोशन, ये कहते हैं ना कि ऑस्टेरिटी मेजर्स अपने आप पहले शुरू कीजिए, फिर अवाम के ऊपर बोझ डालिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। सैडली हमारे सियासतदान अपनी कोई चीज कुर्बान करने को तैयार नहीं है और अवाम के ऊपर मुश्किलात वजन का वजन डाला जा रहा है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शो है, हम IMF को तफसीलन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, पहला हम इसको सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि हम पहले ओवरव्यू लेंगे IMF का कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह उसको सही करने हैं और कहाँ हम आ खड़े हुए हैं, क्यों हम यहाँ आ खड़े हुए हैं, और फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत ही आम है, बहुत अच्छा। एक पैनल ऑफ गेस्ट भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं, क्योंकि आज मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि IMF दोस्त या दुश्मन, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के क्रिएट हो गए हैं, मानता हूं कि उसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं, हमारी अपनी बहुत बड़ी ब्लंडर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, फियास्कोस हैं, बट सैडली हम डिनाइल में हैं। हम आंखें बंद करके कह रहे हैं कि रात है, हम मानने को तैयार नहीं कि हमारी गलती है, हम कहने को तैयार नहीं कि हम अपने खर्चे कम करेंगे। जरूरत इस चीज की है कि अब पाकिस्तान को बचाना है, कुर्बानी सबने देनी होगी, सबने अपना अपना हिस्सा डालना होगा, क्योंकि हकीकत यह है कि आज तक किसी ने कोई हिस्सा डाला ही नहीं है, तभी तो पाकिस्तान इस नहज पे आ पहुंचा है। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमानों का पैनल होगा, गेस्ट का पैनल होगा, तारुफ करवाता चलूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में मोहम्मद सलमान खान साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी है, माहिर मुआशियात भी हैं, इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं हम स्टूडियो में। सलमान शाह साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, शाहिदा वजारत साहब हमें ज्वाइन करेंगी, वो इकोनॉमिस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और सलमान शाह को तो हर कोई जानता है तो इसलिए मैंने उनकी डिटेल्स नहीं बताई। और साथ साथ डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर मुआशियात हैं, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर मुआशियात हैं। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, देखिए आज डॉलर की कमी है ना, हम डॉलर की खातिर ही कटोरा लेके घूम रहे हैं कि हमें डॉलर चाहिए। अब लेट से कि हर साल हमारे मुल्क को 25 अरब डॉलर्स जो गैर मुल्की पाकिस्तानी दुनिया भर में काम कर रहे हैं वो रेमिटेंसेस की शक्ल में भेजते हैं, बट सैडली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जिसका काम यह है कि पाकिस्तानियों को दुनिया भर में रोजगार के मौके दे ताकि ये रेमिटेंसेस तो बढ़ें, उनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। मजबूरन लोग अपनी मदद के तहत बाहर निकलते हैं और फिर वापस आने का सोचते भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे मुल्क ये इदारे काम करना शुरू हो जाए और लोगों को फैसिलिटेट करें, सर्विसेज दें, तो आई टेल यू दिस, ये रेमिटेंसेस 25 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर तक आराम से जा सकती हैं। बट सैडली हम चाहते ही नहीं कि अपने पैरों पे खड़े हों। गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, 200 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खसारों में हैं, 500 अरब, 300 अरब, 200 अरब हर साल खसारा होता है, चले जा रही हैं।
एटलीस्ट हमें ये तो सोचना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क के इतने पैसे डुबोए जा रहे हैं, गटर में बहाए जा रहे हैं, तो उसका कुछ तो मदावा हो, कुछ तो उसके लिए करो, उसको रोको, पाकिस्तान को बचाओ, क्योंकि अब तो बचाना है, क्योंकि अब नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। डू और डाई की सिचुएशन है ख़वातीन व हज़रात। यकीनन पाकिस्तान को अब जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आने वाले 5 सालों के लिए हर साल 25 अरब डॉलर्स दरकार होंगे अपने कर्जों की अदायगी के लिए। इसमें से 25 अरब डॉलर्स सिर्फ डेट सर्विसिंग है, इसके अलावा 10 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट सर्विसिंग होगी, जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है। तो तकरीबन 35 अरब डॉलर आपको हर साल अगले 5 सालों तक चाहिए, 2027 तक। हाय, कहां से आएगा ये पैसा? क्योंकि दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, दोनों डिक्लाइन कर रही हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। हम जानते हैं अमेरिकी सदर ने आगे कह दिया कि बेरोजगारी उनके मुल्क में, अमेरिका में 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तो जब इतने बड़े बड़े मुल्क मुश्किल में होंगे तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज मुश्किल में आएंगे। लेकिन हमारी मुश्किलात मेरी नज़र में उनसे अलग है। हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, वो तो मुआशी हालात का शिकार हुए हैं। तो हमें अपने आप को किस तरह सुधारना है, किस तरह सही राह पर लेकर आना है। डिस्कशन का मैं आगाज़ करना चाहूँगा मोहम्मद सलमान खान साहब से, जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, ये बताइए, क्या अब पाकिस्तान कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा? ह्यूमन राइट्स वॉच ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी लोअर क्लास इनकम का ख्याल नहीं रखा, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो हम एनार्की देख सकते हैं और लोग घरों से निकलेंगे और फिर रोटी छीनना शुरू कर देंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो क्या कोई सलूशन निकल सकता है, उसका जवाब यह है कि पिछले 25 सालों में 3-4 ऐसी कंट्रीज। मेरा सवाल वैसे कुछ और था सर। मेरा सवाल था, क्या पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सलूशन तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल शायद हम खड़ा नहीं होना चाह रहे। आप ठीक कह रहे हैं, और सलूशन शुड बी आउट ऑफ बॉक्स। जो विशियस साइकिल है जिसको आपने भी बात करी कि आप टैक्सेस के बर्डन बढ़ा दें, इन्फ्लेशन बढ़ा दें, आप बिजली महंगी कर दें, आप गैस महंगी कर दें, अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू द इनकम ऑफ द पीपल। और फिर जो भी IMF ने, जो आपने कोर्ट की बात हो रही है कि इस पर लोगों की इनकम पे प्रेशर आएगा, फिर आप एक उस चीज़ को बढ़ाएंगे, यू विल अल्टीमेटली बी स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। द क्वेश्चन जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि देखें, अब आप और हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कि हमारे पास क्यों नहीं सोल्यूशन है? वाई IMF हैज़ टू टीच अस व्हाट शुड बी डन। हमसे बदतमीज बच्चा है ना जो कभी ना माने, वो बोले कि भाई मैं नहीं मानता, मैं अपने रूल से खेलूंगा वरना खेलूंगा ही नहीं। अगर आप इकोनॉमी का, पाकिस्तान की मईशत के इलाज या उसको जो इंस्ट्रक्शंस ऐसे दें जैसे कि वो हमें ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF देता है कि ये कर दें, ये कर दें, इस तरह नहीं होगा। द थिंग इज कि वी शुड ऑल्सो कम अप विद आवर ओन सोल्यूशन। जिस तरह टर्की पे भी एक बुरा वक्त आया था, इजिप्ट पे आया, दे टुक अ स्टेप बैक, उन्होंने कहा, IMF को भी खड़ा किया, देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर ओन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इस पर जो आपका प्रिंसिपल पेमेंट ड्यू हुई है आपके पर, उसका जो मोर देन 50%, आई वुड से अराउंड 15 to 16 बिलियन डॉलर जो है वो GCC और चाइना है। ठीक, क्यों नहीं हम उन फ्रेंडली कंट्रीज से बात करें और उनसे कहें कि जी इसको लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर जाएं, जो 3 साल में रिटायर या मैच्योर होने वाली हैं पेमेंट्स, हम उनसे कहें जी हमें कंसिडरिंग आवर केस आप इसको लॉन्ग टर्म पे ले जाएं, थोड़ा सा ईज आउट करें यहाँ पे, और देन वी कम अप विद आवर ओन। बिकॉज द थिंग इज कि मईशत का पहिया चलना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो हमारा जो मईशत स्टॉल हो गई है, ऑयल्सीज नहीं खुल रही, मटीरियल इंपोर्ट सारी नून लीग के लिए क्या है सियासी खुदकुशी नहीं है सलमान साहब? क्योंकि आप मैं तो मुल्क का सोच रहा हूँ, देखिए मैं तो मुल्क का सोच रहा हूँ इस वक्त। मैं हम किसी पार्टी से बालतर इस वक्त मुल्क के वसीदर मफाद की बात करें, इंस्टेड ऑफ सेइंग उसने किया, मैंने किया, तुमने किया, मुझे 1 साल हुआ, उसको 4 साल, उसको छोड़ दें। इस वक्त लेट्स एग्री ऑन what is right for the country, what is right for the future and what is right for the security of our people. सलमान साहब, एक बात बताऊं, आप माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी, आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। सर उसका सोचिए, जो 35,000 रुपये में घर चला रहा है इस दौर में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उसके कंसर्न्स आज पाकिस्तान कम, उसके भूखे बच्चे ज़्यादा हैं, उसके घर का किराया ज़्यादा है, उसका बिजली का बिल, उसका गैस का बिल,
उसका सर्वाइवल, उसकी सांसें, उसको अब बस सांसें एक चीज ऐसी रही है जो फ्री में नहीं, है, आप बाकी हर चीज पे वो पैसे कहां से लाए। और फिर अल्लाह रहम करे सर, मुल्क में जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, उसे भी कंट्रोल करना है। शामिल गुफ्तगू करेंगे, आपके हम नाम है सलमान शाह साहब है, साबिक वजीर खजाना भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ग्रेटफुल सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बड़ा एक अच्छा आर्टिकल में देख रहा था, साबिक सिटी बैंक एक बैंकर है, उन्होंने लिखा है और उसका टाइटल है सर, ओनली IMF कैन बेल अस आउट। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, इस IMF और नथिंग। और हम कब तक सर इन कर्जों के दलदल में फंसे रहेंगे। 1980 में पहली बार गए थे IMF के पास, आपके पास है ज्यादा मुझसे इंफॉर्मेशन है आई एम श्योर। क्या IMF के जाने के बाद कोई IMF से निकला भी है सर तारीख में? देखिए, बात ये नहीं है कि निकला है या नहीं निकला, मसला तो हमारा है ना कि इस वक्त हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें हमें कौन बेल आउट कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे तमाम दोस्तों ने तो कहा कि जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सब तो हमें आई थिंक खुदाफिज कह देंगे अगर IMF नाराज हुआ। अगर आपने ये देखा कि 23वां प्रोग्राम है, ये नहीं है कि ये कोई पहला प्रोग्राम है। IMF भी हमें अच्छी तरह अब जान गया है कि ये एक ज़माने में हमें वन ट्रांच कंट्री कहा जाता था कि पहली ट्रांच लेते हैं फिर ये भाग जाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा समझने की बात है कि हमारा मसला क्या है। हमारे दो मसले हैं पेरिनियल, जो आपने कहा ना 1980 से चल रहे हैं। एक है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, जिसका मतलब है कि हुकूमत हमारी जितना खर्चा करती है वो टैक्सों में पूरा नहीं होता, उसके लिए कर्जे लेने पड़ते हैं, तो वो फिस्कल डेफिसिट है। दूसरा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका मतलब ये है कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं हमारी एक्सपोर्ट उसे पूरा नहीं कर सकती, हत्ता कि हमारी रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट मिला के भी उसको पूरा नहीं करती, और वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो ये दोनों डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट में ऐड हो जाता है। जी, ट्रेड डेफिसिट से ही, करंट अकाउंट डेफिसिट उसमें से रेमिटेंसेज वगैरह जब आप माइनस करते हैं तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाता है। राइट सर। तो ये दोनों डेफिसिट्स हैं, एक जो है वो बैरून मुल्क कर्जों को पैदा करता है, दूसरा जो है वो डोमेस्टिक कर्जों को पैदा करता है। सो मसला ये है कि ये जो इकॉनमी में इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे कर्जे हम इतने ले चुके हैं कि अब ना तो बैरून मुल्क से हमें कर्जे मिल सकते हैं और ना ही अब स्टेट बैंक हमें कर्जे सर वो हम देता है। कर्जा वो लेने कहता है जी जाते हैं तो आप, वो लोग जो है फिर शेर आया की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि कभी पैसे वापस आने नहीं आएंगे और ना हमारी शराइत मानी जाएंगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अब ये 23वां प्रोग्राम है, उनको हमने बुला तो लिया है, एक हफ्ते जो चल रहे हैं, और इस प्रोग्राम में बड़े मुश्किल चीज़ें जो हैं वो भी हल हो जाएंगी, और अल्टीमेटली आपको आपके दोस्त ममालिक भी बेल आउट करेंगे। और फिर आपको जो सवाल था कि क्या हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकेंगे, तो आई थिंक उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। 23 प्रोग्राम्स में तो हमने अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश नहीं की। अब ये इस प्रोग्राम में आप फाइनेंस रिव्यू में आके तो सर क्या आपको 23 का नंबर हमारे अपने लिए पाँव लकी पे साबित खड़ा होगा? होना शाह साहब, पड़ेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम कंप्लीट भी हो जाए, हमें नेक्स्ट फिस्कल ईयर में दोबारा नया प्रोग्राम शुरू करना होगा, प्रोग्राम पे प्रोग्राम। नहीं, आई मीन प्रोग्राम तो नहीं करना शुरू करना पड़ेगा, बट ये है कि हमें ये जो इकदाम हम इस 23वें प्रोग्राम में कर रहे हैं ये सारे कंटिन्यू करने पड़ेंगे। अगर दुनिया को आपने कन्विंस कर लिया कि अब आप अपने पाँव पे खड़े होने के लिए सीरियस हैं, तो फिर आपका मामला चलता लेकिन रहेगा। शाह साहब, अगर लेट से कि और आप दुनिया IMF होते सर, आर्टिकल शाह साहब आपने 438 माशाल्लाह से में, दुनिया में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में काम किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, मुझे ये बताइए अगर आप IMF होते तो आप क्या पाकिस्तान का भरोसा करते? देखें, जाहिर है कि IMF का फंक्शन ही ये है, उनको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस डिफरेंट ममालिक में आते हैं तो लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट IMF होता है। तो IMF के लिए पाकिस्तान को रेस्क्यू करना उनकी मिशन के मुताबिक है,
लेकिन पाकिस्तान अगर रेस्क्यू होना नहीं चाहता तो फिर दूसरी बात है, फिर वो आपको आगे, अब आई थिंक कि 24वां प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं होगा, आपको सारा काम करना पड़ेगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो शायद शाहिद वो साहब, आपने बड़ी बड़ी आपका इंटरेस्टिंग हाथ बात कही है कि पकड़ाए। पाकिस्तान रेस्क्यू लेकिन होना आई नहीं थिंक चाहता। मुझे बताएं ना, क्यों नहीं रेस्क्यू होना चाहता शाह साहब? देखिए, हम रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते। आई थिंक हमारा मसला ये है कि मैक्रो लेवल पे हम जब भी थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं जो आसान भी होते हैं, लेकिन उनका फॉलो आउट बड़ा होता है। इन्फ्लेशन एंड बिजली के बिल और हर चीज़ महंगी हो। सही कह रहे हैं शाह साहब, और इस वक्त तो महंगाई का ये आलम है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं। हर घंटे अलग रेट चावल का, हर घंटे अलग रेट दाल का, हर घंटे अलग रेट दूसरी ज़रूरी अशिया खुरनोश का। सैडली प्राइस मैकेनिज्म और प्राइस कंट्रोल करने के लिए शाह साहब हम फिर से फेल, हर जगह पे हम फेल ही हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे। वेकअप पाकिस्तान प्लीज। शाहिदा वजारत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप माशाल्लाह से सीनियर माहिर मुआशियात हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमात की हैं, जिंदगी गुजारी है, आपको लगता है कि हम IMF के दलदल से कभी निकल पाएंगे, या निकलना चाहते हैं? नहीं निकलना चाहते तो क्यों? देखिए, ये IMF का जो दंगल है, ये मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि हम रेस्क्यू होने जा रहे हैं। जब हम IMF के प्रोग्राम्स में नहीं थे तो हमारी मईशत बहुत खुशहाली थी इस मुल्क में। IMF कोई हमें रेस्क्यू नहीं करता है। IMF तो हमें दंगल में, एक तो बिल्कुल ही IMF दंगल में दोस्त फंसा या देता है। दुश्मन शाहिदा साहिबा? जी IMF दोस्त या दुश्मन? देखिए, IMF, मैं ये नहीं कहूँगी कि दुश्मन या दोस्त। मैं समझती हूँ कि अगर आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, पाकिस्तान है, उसमें श्रीलंका है, टर्की है, इन सब को IMF के पास ले जाया जा रहा है। और अब तो बांग्लादेश, जो इतने कामयाबी से उनकी इकोनॉमी इतनी बेहतर तरीके से चल रही थी, उनको भी ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि जब भी कोई मुल्क IMF के पास चला जाता है, उसके बाद आप उसकी हालत देखिए, वो बिल्कुल यही इसी तरह की होती है जो आज पाकिस्तान की हालत है। मेरा ये कहना है कि हमारे पास IMF से बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। मैंने अभी इस पे एक किताब लिखी है, ऑल्टरनेटिव टू द IMF एंड अदर आउट ऑफ द बॉक्स और सॉल्यूशंस। बड़ी धूम है आजकल इस किताब की, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी रेकमेंड किया कि जरूर पढ़िएगा। मैंने इस किताब में ये बताया है कि हमें IMF से बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, मगर इन ऑल्टरनेटिव्स पे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। हम IMF के पास जाते हैं और IMF जो है वो मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ डॉक्टर सलमान शाह से कि वो हमें रिफॉर्म्स लेके आता है। IMF कोई रिफॉर्म्स नहीं लाता है, वो सिर्फ टैक्स मोबिलाइजेशन करता है। उन टैक्सेस को जमा करके उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करके IMF को डेट सर्विसिंग करता है। अगर रिफॉर्म्स, सही हालत के रिफॉर्म्स लाए जाते, तो जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता तो भी हमारी मईशत इस काबिल होती कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती, मगर ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ टैक्सेस जमा करके IMF को पैसे भिजवा दिए जाते हैं, और जब वो प्रोग्राम ख़त्म होता है, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अग्रीड, कंप्लीटली एग्री। मैं आपकी बात से कहा 99.99% एग्री करता हूं शाहिदा साहिबा। हम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना देखिए, हमारा लाइफस्टाइल्स देखिए, हमारी जो हुकूमतें हैं वो बिल्कुल बादशाहों की तरह और शहजादों की तरह रहती हैं। आप देखिए, हमारी अभी भी 72 की काबीना है, 72 लोग हैं, और जब भी कोई बाहर जाते हैं किसी दौरे पे तो 60-70 लोग उस एंटोराज का हिस्सा होते हैं। वो जाके वहाँ सबसे महंगे तरीन होटल्स में रहते हैं। मैंने तो शाहिदा साहिबा ऐसे सियासतदान भी देखे हैं जो अमेरिका जाकर भी प्रोटोकॉल को पैसों के जरिए हायर करते हैं कि मेरे आगे भी एक हुटर वाली गाड़ी चले, पीछे भी हुटर वाली गाड़ी चले, लोगों को ऐसे ना लगे कि मैं कोई गरीब आदमी हूँ। ये सिंध के जमींदार हैं, वडेरे कुछ ऐसे हैं, मैं क्या आप उनका नाम लूं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है शाहिदा साहिबा। आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि यकीनन इश्यूज बहुत सारे हैं। कर्जों का हजम,
हम जानते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल कर्जे हैं वो 28% पे हैं जीडीपी के, जो इंटरनल कर्जे हैं डोमेस्टिक वो 50% पे हैं जीडीपी के। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। लेकिन शाहिदा साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बड़ी कमाल किताब लिखी है सॉल्यूशंस के हवाले से। तफसीलन डिस्कशन आपके साथ होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। वेक अप पाकिस्तान वो पैगाम जो आईएमएफ ने भी दिया है हर पाकिस्तानी के लिए कि अब उठ जाओ, वक्त आ गया है। सैडली हम उठने को तैयार नहीं हैं। अब भी ना उठे तो बहुत देर हो जाएगी और जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए खुदारा पाकिस्तानियों उठ जाइए। हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत मेरा सीनियर पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस इशू को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम 1980 से लेकर 23वीं इंगेजमेंट करने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ। 22 पहले हो चुके हैं, 23rd चल रही है। अल्लाह हमें आईएमएफ के कर्ज़ों के दलदल से निकाले, क्योंकि जब तक हम डिक्टेशन लेते रहेंगे आईएमएफ से, हम अपने मुल्क की खातिर और मफाद की खातिर अच्छे फैसले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस वक्त महंगाई का जो जिन बेकाबू है उसने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। हम शायद ऐसे ठंडे स्टूडियोज़ में बैठकर कोट लगा के आपके सामने ये बातें करते हैं कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि मिडिल क्लास भी लोअर क्लास की तरफ आ गई है। जो एलीट क्लास थी उसने कॉस्ट कटिंग करके, लेकिन क्योंकि एलीट रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, रईस रईसतर और गरीब गरीबतर हो रहा है, जिसकी वजह से रईस को अपने प्रॉफिट्स में कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन गरीब की जिंदगी ऐसी हो गई है कि उसके पास अब अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता मैं वर्ड यूज करूं, लेकिन हकीकत यही है कि वो यही सोचता है क्या मैं अपनी जान ले लूं, क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, क्या मुझे जीने का हक नहीं है। गरीब को किस तरह लोग सपोर्ट करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा सारी सूरत हाल में जब हाइपर इन्फ्लेशन सर पे खड़ी है। ये सवाल पूछूंगा मैं सलमान साहब से, स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद सलमान साहब। एक गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा? सलमान साहब एक 2 मिनट जरा दिल पे हाथ रख के सच्ची बोलिएगा, सियासी जवाब ना दीजिएगा प्लीज। अब 2 मिनट सोचिए कि सर 35,000 रुपए जो शायद आप जैसे घर का घराने के लोग एक रात पे डिनर पे खर्च कर देते हो, उसको पूरा महीना चलाना है। सलमान साहब देखिए बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। हमेशा से हमारे यहाँ जॉब करने को मुकद्दम समझा गया है एज़ कम्पेयर टू ओन बिजनेस। हमेशा जब हमारे स्टूडेंट्स जब पढ़ के निकल रहे होते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से एक तलकीन ये होती है कि अच्छी जॉब और फिर अच्छी शादी, जबकि सुन्नत रसूलुल्लाह तिजारत और अपना काम बरक्स है अल्लाह ताला हमें लेकिन हिदायत क्योंकि अभी आपने देखा कि 10,000 से ज़्यादा लोग, वो 1500 कुछ पुलिस की नौकरियां थी इस्लामाबाद में, उसके लिए वो 25-30 हज़ार आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दैट शोज़ कि हमने अपने नौजवानों को, जो कि देखें यूएस में ग्रेजुएट जब एमआईटी से कहीं से करके निकलता है तो उसके जहन में प्लान ये होता है मैंने अपना बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, माने कि जॉब नहीं करनी है। हमारे यहाँ माँ बाप एक जहन बना देते हैं कि आपने बेटा जॉब करनी है, वो फिर बेचारे लग जाते हैं। जॉब्स ना प्राइवेट सेक्टर में है ना पब्लिक सेक्टर में है, वो उसमें अपनी एक अच्छी नौजवानी की ज़िंदगी होती है। 20s जो होते हैं, आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं 2024 और यू वेट फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड यू स्टार्ट इन योर 30s एंड देन यू वेस्ट द प्रीशियस टाइम। अच्छा, उसका एक और वजह ये भी इकोसिस्टम नहीं है। आपके पास कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक का सेटअप ऐसा हो जो एंटरप्रेन्योर्स को बगैर कोलेटरल बेस्ड लोन छोड़े आप सर नहीं आप सलमान साहब आप एंटरप्रेन्योर्स की तरफ चले गए। शाहिदा मैडम ने जो कहा था, शाहिदा मैडम ने कहा था कि आपके जो सियासतदान हैं, आप देखें शहबाज शरीफ साहब के भी एडवाइजर्स रहे हैं, क्लोज रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, सर उनको आप क्यों नहीं कहते कि आप 15 करोड़ की गाड़ी चलाना छोड़ दें? नहीं, शहबाज साहब तो जी हमेशा वॉलंटियर करते हैं। जब भी फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, ही पे एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन। सर गवर्नर हाउस की जो एक मर्सिडीज है ना सलमान साहब, उसका जो एक रन फ्लैट टायर है, वो आज के दौर में 16 से 17 लाख रुपए का एक टायर है, और हर गाड़ी का हर साल 4 टायर चेंज होते हैं। मैं थोड़ी मैडम शाहिदा को थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, शहबाज साहब के साथ ट्रैवल करना आसान काम नहीं है। आपने फुल्ली अपने आप को एजुकेट करके जाना होता है, उनके जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। वो आपने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी उनकी कुछ पिक्चर्स देखी होंगी, तो वो 1 मिनट भी स्पेयर नहीं करते। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ द बड़ी काबीना कहां है ऑस्टेरिटी मेजर्स? जब हुक्मरान खुद अपने पेट पे पत्थर नहीं बांधेंगे और आवाम से कहेंगे कि आप पत्थर बांधो, तो आवाम वही पत्थर हुक्मरान को मारेंगे। देखिए ये आउटफॉल जाहिर है, बिकॉज इतनी सारा 11 से ज़ायद जमाते हैं
और जाहिर है हर कोई छोटी सी प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन चाहता है कैबिनेट में। सर इसलिए सियासत हमारे की खातिर ये और 11 जमातें एक हो गई हैं, मुल्क की खातिर, मईशत की खातिर, लोगों की खातिर, पाकिस्तान की खातिर क्यों नहीं कभी एक हुई? देखिए वो बस आपको पता है पॉलिटिकल हम लोगों का एक मजबूरी होती है कि इलाके में हमें अपने दिखना होता है, लोगों के कुछ मसाइल हल करने होते हैं। तो ये इतनी बड़ी जमातों का जो ये एक कंपाउंड है, इसमें ये मजबूरी बन गई कि ये करना पड़ गया। लेकिन जो जो एक कोर कमेटी है जैसे कि जो काम कर रही है एनर्जी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो अपना काम फंक्शन कर रही है। और उसमें हमारे यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं जो फेडरल कैबिनेट मेंबर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इससे पहले भी किया है। इस वक्त Don't you पाकिस्तान think, सलमान साहब, कि आपकी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप जितने प्रेशर में है, तारीख में कभी नहीं आई? पाकिस्तान इतनी बेहतरीन बहरान में कभी नहीं आया। और आप देखें तो ये सिलसिला एक दो दिन का नहीं है, ये सिलसिला आप समझ लें कि 18 उससे भी अवाइल के 18 से चल रहा है। इंस्टेबिलिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का, फिर जब 18 में एक नई लीडरशिप आई तो सब चीज़ें अच्छी शो की गई। बट द थिंग इज कि देयर वाज नो प्लान एक्चुअली कि टू रिकवर इकोनॉमी, टू बूस्ट इकोनॉमी। फिर कोरोना भी आया, 2 साल उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है। नाउ दिस इज अ कंबाइंड इफेक्ट। आज कोई प्लान बी है सर? देखिए मैं बिल्कुल प्लान है एंड ये प्लान बी क्या है सर? सर प्लान बी यही है कि IMF प्लस उसके साथ हम भी अपनी रिफॉर्म्स सर देखिए, IMF आया तो IMF सारे तो आएंगे, IMF सर्टिफिकेट है, गो अहेड का, सारे डोनर्स को बोलेंगे ठीक है IMF आ गया, हम भी आ रहे हैं। लेकिन IMF नहीं आता, सारे डोनर्स कहते हैं हम भी नहीं आ रहे। प्लान बी क्या होगा सर? देखिए IMF आएगा इंशाल्लाह। और जो अभी तक की डिस्कशन Hope for the best, prepare for the worst. प्रिपेयर फॉर द इवन इफ दे कम you should not limit, one should not limit inshallah and will not limit up to their solution for the economy। सर हमारे पॉलिसी हमने मेकर्स अपने को प्रिपेयर होना चाहिए हर सूरत हाल के लिए। सैडली हमने अपनी सारी अब कोई जिम्मेदारियां चॉइस नहीं IMF है सर, अब देयर इज नो चॉइस। आपने IMF से 2 कदम आगे जाना है जी। रिफॉर्म्स का स्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं है कि आपने ट्यून ऑफ टैक्सेस बढ़ा दिया और जो डेट सर्विसिंग के लिए पैसे चाहिए। मैं आई फुली एग्री विद हर कि ये दिस शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना वो शाहिदा मैडम के साथ एग्री करेंगी। मैं एग्री करता हूं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। मैं मैं सलमान शाह साहब को शामिल गुफ्तगू यहाँ करना चाहूँगा। सलमान शाह साहब, एक बात बड़ी वाजे है, आपने भी फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल इशू का तरफ इशारा किया। एक सर गरीब आदमी जब अपने घर का बजट बनाता है तो वो कहता है कि ये है मेरी चादर जिसके अंदर रखने हैं मुझे अपने पैर। लेकिन एक गरीब मुल्क के हुक्मरान एक गरीब मुल्क के लिए जो खसारे का बजट बनाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि चादर कितनी है, वो देखते हैं हमारे अखराजात कितने हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी है 15 करोड़ की, कितने हमने नए ऑफिस कैंप ऑफिस खोलने हैं, कितनी बड़ी काबीना करनी है, कितनी बड़ी बड़ी सैलरियां सबको देनी है, और फिर हर साल उस पर इंक्रीज और यकीनन एक प्रेशर। तो जब हुक्मरान अपने पेट पे पत्थर नहीं बांध रहे हैं, अवाम किस मुंह से अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे? और सर इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे इस वक्त क्या आ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि अनारकी सर पे खड़ी हुई है, लोग आपे से बाहर हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे शाह साहब? पॉवर्टी एलिविएशन, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? देखिए बात ये है कि IMF तो आपको नहीं कहता कि आप इतने अखराजात करें। IMF ने तो नहीं आपको कहा कि 85 बंदों को कैबिनेट में बैठाएं और अयाशी कराएं और सैरें कराएं। IMF ने कभी नहीं आपको कहा कि जो आपने बिजली के कारखाने लगाए हैं उसमें आप किकबैक्स लें और इतने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट करें कि वो बिजली ना तो आम आदमी खरीद सकता है ना कोई इंडस्ट्री खरीद सकती है। तो ये काम तो आपने सारे किए हुए हैं ना। तो अब जब आप बिल्कुल डूब गए हैं तो IMF से आप एक लाइफलाइन लेना चाहते हैं, ना लें फिर आप, जरूरी तो लाइफलाइन ना लें, जरूरी तो नहीं। सलमान शाह साहब, ये लाइफलाइन नहीं लेंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? तो बस फिर आपको मैंने तो ये कहा ना कि अगर लाइफलाइन नहीं लेंगे तो फिर डॉक्टर शाहिदा से पूछें कि कैसे आप चलाएंगे। अगर आज भी आप पूरी कैबिनेट खत्म कर देते हैं, आज आप पूरा बजट खत्म कर देते हैं, फिर भी आपके पास पैसे नहीं है कि आपने जो कर्जे लिए हुए हैं उनको वापस करिए। राइट। थोड़ी सी फ्रीजिंग आ रही है मेरे ख्याल से, वो इंटरनेट टेक्निकली कुछ कहना चाह रहे हैं सलमान साहब? एनर्जी पे मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। कर लीजिए I'll give you अच्छा the शाह time. साहब ने इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट। देखिए जो पावर प्लांट्स RLNG पावर प्लांट्स लगे, उनकी जो EPC कॉस्ट होती है, मेन लागत होती है उनको लगने के ऊपर, जो लेटेस्ट हमारे पास रेफरेंस था वो गुड्डू पावर प्लांट था और उसमें एवरेज जो $1 मिलियन पर मेगावाट, $1 मिलियन पर मेगावाट की प्राइसिंग थी।
जो ये 4 RLG प्लांट्स लगे हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, H क्लास टर्बाइन, और इसका $500,000 पर मेगावाट से भी कम EPC कॉस्ट। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरह कि आपने एक बल्क नेगोशिएशन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से, जनरल इलेक्ट्रिक से। आपने बल्क आप प्रोजेक्ट खड़े कर दिए एंड देन यू टुक अ वेरी गुड डिस्काउंट। बात ये मसला ये नहीं है कि हम सिर्फ अभी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। मैं समझता हूँ जनरल इलेक्ट्रिक बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेट्स नॉट टेक एनीबडीज नेम, बट इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपेटिटिव इंडस्ट्री कि पाकिस्तान ने बेहतरीन डील नेगोशिएट करी इन बड़े जाइंट्स के साथ। प्रॉब्लम यहाँ ये आता है, हम पीछे चले जाएं 90s में, तो हमने IPP स्टार्ट किया। उस वक्त हम बड़े खुश हुए, हमने प्राइवेट पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए, जो आज हम कहते हैं कि जी उसमें जो फिक्स कॉस्ट का जो पैरिटी है जो हम देते हैं वो गलत है, वो बोझ है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट है, बिल्कुल ठीक है। फिर हम चले गए रेंटल के ऊपर, फिर वो केस हो गया, वो रुक गया। उसके बाद हम आगे हमने कहा जी वो चले, वो कोल वालों पे आ गए, ठीक है, वो फिर RLNG बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हम आगे फिर हमने कहा जी हम बिल्कुल भूल गए, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस में इन्वेस्टमेंट होनी थी वो नहीं हुई। 4 साल हम बैठे रहे। सलमान साहब, आपका परमानेंट घर किस तरफ है, कराची या लाहौर? कराची में। लेट मी आर्ट कंप्लीट करें। अच्छा, वो हमने नहीं किया। दुनिया ने क्या किया कि जब इतनी बड़ी आप पावर जनरेशन डालते हैं नेटवर्क पे, नेटवर्क की भी जरूरत होती है। इमरान खान साहब आ गए, वो किसी और डायरेक्शन में चले गए। अपनी जो लोकल एक्सप्लोरेशन गैस की हो रही थी वो रोक दिया, ना LNG की, वो ऑफ शोर रिजर्व्स के पीछे घूमने ऐसे चले गए जो कि ना मिले ना हुए, ना लाखों लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन आपने जो बदीन में एक्सप्लोरेशन हो रही थी, जो 2012 की पेट्रोलियम की पॉलिसी थी, उसको आपने इंसेंटिवाइज नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। कंपनीज चली गई, ENI कंपनीज कई पाकिस्तान से डाइवर्स्ट करके चली गई। मैं ये कहता हूँ खुदारा, बगैर इसके कि मैं खुद एक एनर्जी प्रोफेशनल हूँ, हम एग्री करें सारी पार्टीज कि जो एनर्जी सेक्टर है, जो इकोनॉमी है, जो कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, इसकी पॉलिसी के साथ खेलना छोड़ दें। सियासत ना करें, सलमान साहब सब कुछ करें, इस पे सियासत ना। एक अग्रीड हमसे बनाए 15 साल का प्लान, सारी पार्टीज उसको साइन करें, डिबेट करें, निगोशिएट करें और उसके कायम रहें। आपके मुंह में घी, शक्कर, गुड़, देसी शहद, हर अच्छी चीज जो आपके जहन में आ सकती है हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका घर माशाल्लाह से बड़ा होगा, 5-6 कमरे होंगे अंदाजे से मुताबिक, गर्मियों में AC भी चलता होगा घर के अंदर। जून जुलाई में क्या बिल आया था बिजली का सर? मैक्सिमम बिल आपका क्या आया था पिछली बार? सर काफी आता है, मतलब फिर आप भी समझ कितने लाख आया था सर? करीब लाख के 1.5 लाख 2 लाख तो होगा। अब आप अंदाजा कर रहे हैं कि इस वक्त जो पावर का अप्रूवल आ चुका है और जो पावर का टैरिफ होगा, वही 1.5-2 लाख आपका 3 लाख के करीब खड़ा हो जाएगा, और आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अल्लाह रहम करे सर। लेकिन ऑल्टरनेट है हमारे पास। शाहिदा साहिबा है। शाहिदा साहिबा, आप इस वक्त कहते हैं ना उम्मीद की किरण। बिल्कुल चुप करके नहीं, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं और आपको ऐसी बॉल बना के दे रहा हूं कि आप हमें बताएंगे कि उम्मीद की किरण क्या है, आगे का रास्ता क्या है। सलमान शाह साहब ने बोल दिया है, आप मुझे बताइए, हाउ डू वी फिक्स आवर इकोनॉमी? हम वापस अपनी मईशत को ICU से, वेंटिलेटर से निकाल के कमरे में कैसे लेकर आए? जी, मैं बहुत इस पे बात करना चाह रही थी। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, कुछ मुझसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि IMF ने तो नहीं आपके इतने ज़्यादा निर्ख कर दिए बिजली के। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब IPPs का मुआहदा हुआ था 1990s में, तो वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही गॉडफादर का रोल अदा किया था। और आज जो हम भुगत रहे हैं, उसमें ये वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही रोल अदा किया था, जिसमें ये IPPs का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान के बहुत मफादात के खिलाफ था, जिसमें IPPs के टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और अगर हम बिजली ना भी इस्तेमाल करें, उस बिजली के लिए भी हमें पे करना था। बहरहाल, अब मैं मौजू पे आना चाहूँगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग टू से। देखिए, बात यह है कि हमें IMF के पास बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम IMF के पास गए तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाएगी हमारी मईशत। हमें ज़रूरत है क्राइसिस मैनेज करने की, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस मैनेज करने की ज़रूरत है, और बजट को क्राइसिस मैनेज करने की ज़रूरत है। कर्जे ले के ये इस तरह लाइफस्टाइल्स अपने चलाते रहना, ये तो बिल्कुल इस मुल्क के साथ बहुत अफसोसनाक है जो भी लोग कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ सारी सियासी जमातें जो भी अब तक इक़्तिदार में आई हैं, उन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने अपनी अय्याशियाँ जारी रखी और बड़ी बड़ी वो बनाई। अब आप देखिए करने की क्या ज़रूरत है। 2 साइड्स हैं, एक तो बजट में अगर आप देखें तो रेवेन्यू साइड है और एक्सपेंडिचर साइड है।
एक्सपेंडिचर साइड की हमने बात की कि किस तरह ये रहते हैं, लाइफस्टाइल्स इनके हैं। और जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रहेंगे इस तरह, हम बहुत सादगी करेंगे और सारी गाड़ियां बेच दी। मगर गाड़ियां बेचने के बाद वो जहाज से ट्रैवल करना शुरू कर दिया उन्होंने, हेलीकॉप्टर से। तो इसी तरह बाकी भी ऐसे ही हैं, मतलब कोई एक से, मतलब मैं एक को नहीं कह रही हूँ, सभी का यही हाल है। तो जिस तरह इनकी अय्याशियाँ हैं, जिस तरह ये लाइफस्टाइल्स हैं, जिस तरह ये दौरे करते हैं, जो इनको प्रोटोकॉल मिलता है, जो ये वो जो तोशा खाने में वो लेते हैं गिफ्ट्स और उसको भी बेचते हैं। तो इसको एक्सपेंडिचर साइड को बहुत देखने की ज़रूरत है। रेवेन्यू साइड पे अगर आप आ जाएं तो जिस तरह ये बिजली के बिल मतलब निर्ख बढ़ाते रहते हैं, गैस के बढ़ाते रहते हैं, और खाने पीने के, अब तो ये है कि गरीब आदमी को खाने को मैसर नहीं है। रोटी, एक रोटी नान मिल रही है 35 रुपए की। हाइपर और इन्फ्लेशन, अगर हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा हमारा मिडिल क्लास इस तरह से। तो एक्सपेंडिचर साइड पे आप देखिए कि इन टैक्सेस को लगने की जरूरत मिडिल नहीं है। क्लास वाइप आउट हो रहा है, लोअर क्लास कहां जा रहा है मैम, कबर में? लो क्लास तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए रेवेन्यू साइड पे भी हमारे यहाँ ये नहीं है कि सब गरीब हैं, दौलतमंद लोग हैं। हमारे यहाँ फ्यूडल तबका है, हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में बहुत दौलत है, हमारे यहाँ रियल स्टेट में बहुत दौलत है, हम उसको टैप नहीं करते हैं। हमें सबसे आसान यही लगता है कि गरीब की रोटी छीन लो और बिजली के बिल बढ़ा दो। और आपको मैं बताऊं कि जिन लोगों की तनख्वाहें 7-8 हज़ार हैं, आप 35 हज़ार की बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ जिन लोगों की तनख्वाहें 7-8 हज़ार हैं उनको बिजली का बिल आ रहा है 20,000 रुपए, और वो लोग चंदा जमा कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, औरों के पास जा रहे हैं कि हमारे बिजली के बिल कोई अदा कर दे। जिनकी 7-8 हज़ार है वो खाना भी नहीं खा सकते, वो बिजली के बिल कहाँ से अदा करेंगे? पर मैम तो जो लोग रेवेन्यू अपने मुलाजमीन को 7-8 हजार तनख्वाह दे रहे हैं, क्या वो इंसान है? जी बिल्कुल। और दूसरे ये कि देखिए आपको ज़रूरत है कि उन लोगों पे आप टैक्सेस डालें, रेवेन्यू साइड को भी सही करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे रेवेन्यू साइड पे आप दौलतमंद लोगों पे डालें, एग्रीकल्चर पे डालें, रियल स्टेट पे डालें। अच्छा, ये तो बजट की बात है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएँ। अभी किसी ने पिछले उसमें कहा था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत वो कर रहे हैं और उनके साथ वो बहुत सख्ती करते हैं। देखिए यही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जिसने 220 गाड़ियां इंपोर्ट की हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, माशाल्लाह। और इस वक्त की है जिस वक्त हम कुत्ते और बिल्ली का खाना भी बाहर से मंगा रहे हैं, हम चीज़ भी मंगा रहे हैं, शहद भी मंगा रहे हैं बाहर से, हम फल और सब्जियां बाहर से मंगा रहे हैं। मगर ये हाल है हमारा तय्युशात का। मैंने अपने इस किताब में जो ऑल्टरनेटिव दिया है, तो मैंने 2019-20 का बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस मैनेज करने की कोशिश की है। मैम, डॉक्टर शाहिदा, सो सॉरी, अपॉलॉजीज, यू विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई इंटरप्टेड यू। यहाँ ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैम आपके पास ही आऊंगा, ब्रेक लेते हैं। वेक अप पाकिस्तान।